हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 69 बीपीएससी के लिए जो हमारा रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 9 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 to 8 पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हर एक पार्ट में आपको जो है 15 टॉपिक के ऊपर जो है वो MCQ करवाए गए थे। और आज हम लोग पार्ट 9 को देखेंगे और इसके सारे टॉपिक जो है वो आपको पहले दिए गए थे कि कौन से टॉपिक से हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें आप देखोगे तो सारा टॉपिक आपका इंक्लूडेड होगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, उसके बाद फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल के यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, एक हिस्ट्री का भी है। उसके अलावा जनवरी मंथ का करेंट अफेयर्स होगा तीनों पार्ट का, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। उसके बाद मैथ के भी यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप जो है वो सारे टॉपिक को रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसके पार्ट 9 को देखने वाले हैं और इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर जो है जो क्वेश्चन बेस्ड है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पूछा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, रांची, जयपुर या रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। राष्ट्रपति के द्वारा जनवरी 2023 में जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि संविधान का जो आदर्श है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है पार्क का स्थापना किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, संविधान पार्क का स्थापना आपका जयपुर में किया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। तो आपको उस ड्रोन का नाम बताना है जो कि वर्टिकल और टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है और जो 5G सक्षम पहला ड्रोन है भारत का। ऑप्शन है स्काई मॉन्स्टर, गरुड़ 5, जटायु 5 या स्काई हॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्काई हॉक। स्काई हॉक जो एक ड्रोन है जो बनाया किसके द्वारा गया है, तो एक स्टार्टअप फार्म है ईजी ड्रोन के द्वारा ये बनाया गया भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, जिसका नाम क्या है स्काई हॉक। और इसकी खासियत ये है कि आपका वर्टिकल टेक ऑफ करने में जो है ये सक्षम है, साथ ही लैंडिंग भी ये आराम से कर सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के किस स्थान पर दो 1200 साल पुरानी लघु स्तूपों की खोज की है। आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो है 1-2 साल पहले ऐसा ही एक करंट अफेयर्स पूछा गया था बिहार से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो बीपीएससी पूछता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन है भागलपुर महाविहार, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार या बोध गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार आपको मालूम है कि आपका नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, जो नालंदा खंडर के नाम से आज हम लोग जानते हैं, वहाँ पे ही जो है आपको उसके परिसर में भीतर सराय जो टीला है उसके पास 2 जो है 1200 साल पुराना लघु स्तंभ की खोज किया गया है। तो ये आपको टॉपिक जानना चाहिए और यहाँ से जो है बीपीएससी प्रश्न आपका पूछ सकता है। और इसकी खोज किसने की है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो आपका पटना सर्किल है उसके द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि इटली की यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के टाइम में जो है वो इटली का यात्री निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करता है। वहीं अगर बाकी की बात करें, जैसे कि आपका फारस यात्री अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के टाइम में आपका विजयनगर की यात्रा करता है। ठीक है, और जो आपका डोमिंगो पायस है जो पुर्तगाली यात्री था वो कृष्ण देव राय के टाइम में आता है। और वहीं पुर्तगाली यात्री नुनिज जो है वो आपका अच्युत राय के शासनकाल में यहाँ पे आता है। एक और नाम मिलता है बारबोसा का। ठीक है, बारबोसा जो है वो भी आपका पुर्तगाली यात्री था और वो किसके टाइम में आता है, तो वो भी जो है आपका कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। तो ये सारा जो है आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका मुगल काल से है। पूछा जा रहा है कि मुगल काल में वैसी भूमि जो 2-3 साल तक पड़ती रहती थी उसे क्या कहा जाता था। पोलज, चाचर, परती या बंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाचर। देखो, वैसी भूमि जो हर साल उपज देती थी,
ठीक है, जो हर साल उपज देने वाली भूमि होती थी उसे पोलज कहा जाता था। और वैसा भूमि जो 2-3 साल पड़ती छोड़ दिया जाए उसके बाद फिर उस पर उपज जो होता था उसे जो है चाचर कहते थे। और बंजर वो होता था जो कि 3 साल से ज़्यादा समय तक पड़ती रहती थी और उस पर कोई जो है उत्पादन नहीं हो रहा है, कोई उपज नहीं हो रहा है, तो उसे बंजर भूमि कहा जाता था। और इस तरीके से भूमि का बंटवारा करके जो है, भूमि के प्रकार का बंटवारा करके मुगल काल में जो है राजस्व व्यवस्था का वितरण किया गया था। आगे के निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले घटित हुई थी, आपको बताना है। जैसे ऑप्शन में है चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंडर्स की हत्या, उसके बाद है खुदीराम बोस द्वारा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, दिल्ली षड्यंत्र के तहत वायसराय पर बम फेंकना, या करजन बाइली की हत्या। तो इसमें कौन सी घटना आपका पहले हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका जो चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर रैंडर्स की हत्या की गई थी ये आपका हुआ था जून 1897 में। ठीक है, 1897 में ये 97 में जो है चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर था रैंडर्स उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में, ये आपका होता है अप्रैल 1908 में। ठीक है, अप्रैल 1908 में जो है ये हत्या का प्रयास होता है, जिसमें जो जज किंग्सफोर्ड होता है वो बच जाता है। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि 1912 ईस्वी में, ठीक है, दिसंबर 1912 में जो आपका उस टाइम वायसराय होता है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है और उसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग बच निकलता है। और इसमें जो बम फेंकने का काम किया जाता है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत, दिल्ली षड्यंत्र जो मामला था उसमें, तो वो आपका रास बिहारी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस। और ये कब हुआ था, तो ये आपका दिसंबर 1912 में हुआ था, दिसंबर 1912 में। फिर एक और आपका है करजन बाइली की हत्या। तो जो करजन बाइली की हत्या किया गया ये आपका जुलाई 1909 में किया गया। ठीक है, जुलाई 1909 में ये करजन बाइली की हत्या की गई थी। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका लंदन में जो है, लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये किया जाता है। मदन लाल ढींगरा ने जो है वो करजन बाइली की हत्या की थी, यहाँ से भी आपको पूछा जाता है। तो देखो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है 1897 का जो चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी, ये आपका यहाँ पे सबसे पहले घटित हुआ था। बोला जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद पहली बार किसी बड़े अधिकारी की जो हत्या हुई थी वो आपका प्लेग कमिश्नर रैंडर्स की हत्या थी, जो कि चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। यही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंडर्स की हत्या की जाती है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास होता है। फिर दिसंबर 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया जाता है दिल्ली में, और इसके द्वारा किया जाता है तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर जो मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन बाइली की हत्या की जाती है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपका लंदन में किया जाता है और 1909 में किया जाता है। तो अगर आपको क्रम में भी सजाना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको जो है सीरीज में लगा सकते हैं। अगला है कि अकबर के काल में राजा मानसिंह ने बिहार की प्रांतीय राजधानी किसे बनाया था, पटना, बिहार शरीफ, वैशाली या रोहतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। देखो अकबर के काल में जो है जब अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार के प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी तो उस टाइम जो है राजा मानसिंह ने जो है वो रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। आपको मालूम होगा कि शेरशाह जो है वो रोहतास से उनका संबंध था और वहाँ पे जो अफगान थे उनका जो है वहाँ पे दबदबा था, तो उसी को हराने के बाद जो है जो रोहतास किला है उसे जो है राजा मानसिंह के द्वारा राजधानी के रूप में परिणित किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि रोहतासगढ़ किले को जो है अपनी प्रांतीय राजधानी राजा मानसिंह के द्वारा घोषित किया गया था। आगे पूछा जा रहा है कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जमुई, कटिहार, सासाराम या बेगूसराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई। जो नागी बांध पक्षी अभयारण्य है ये आपका जमुई में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ये आप याद रखिएगा। और बोला जाता है कि जो नागी बांध पक्षी अभयारण्य है ये बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। ये झाझा के पास लगभग
वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और किस जिले में अगर बात करें तो ये जमुई जिले में आपका आता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका पॉलिटिक्स है। पूछा ये जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको जो है गलत कथन चुनना है कि कौन सा कथन जो इसमें गलत है। देखते हैं ऑप्शन को। बोला जा रहा है कि यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका सही है। यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये आपको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर यह लोकसभा में लाया जाता है लेकिन राज्यसभा के नेता भी इस पर वोटिंग करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो, इसे लोकसभा में लाया जाता है और जो लोकसभा के मेंबर है उन्हीं के द्वारा इस पर वोटिंग किया जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इस पर कोई भी वोटिंग का कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, तो ये भी आपका सही है। ये तभी लाया जा सकता है जब 50 सदस्य जो है इसके ऊपर अपना सहमति दें। उसके बाद यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये भी आपका सही है। ये जो है आपका लाया जाता है केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अगर किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध लाना हो, ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध लाना होता है तो वो होता है आपका निंदा प्रस्ताव, ठीक है, सेंसर मोशन उसे बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव। उसमें क्या है कि एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो लाया जाता है और उसमें क्या होता है कि अगर निंदा प्रस्ताव आपका जो है पास भी हो जाए फिर भी जो है वो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना नहीं पड़ता। जबकि अविश्वास प्रस्ताव अगर जो है वो आपका पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद जो है वो विघटित हो जाता है, उसे जो है अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है दोनों में अंतर होता है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आपका आर्टिकल 75 के तहत आता है, आर्टिकल 75। आगे निम्नलिखित में कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है। ऑप्शन है धीमा आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव या आवासीय सुविधाओं का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आवासीय सुविधाओं का अभाव। देखो, जैसे ही आपका धीमी आर्थिक वृद्धि होगा तो वैसे में क्या है कि रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी आपका कम हो जाएगा, तो बेरोजगारी जो है उससे बढ़ेगी। उसके बाद श्रम बल में वृद्धि, तो जैसे ही श्रम बल में वृद्धि हो रहा है अर्थात जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो गया। श्रम बल में वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, जो काम करने वाले लोग हैं उसमें वृद्धि हो गया, तो वैसे में जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी जो है बढ़ने की चांसेज रहेगा। उसके बाद बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, अगर कहीं पे जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आज के टाइम में आप देखो कि हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखने को मिलेगा। कहीं पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, या कुछ जो है का जो है बड़े बड़े कन्वेंशन हॉल बन रहा है, तो वो क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रहा है, तो वैसे में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ता है। लेकिन अगर बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव होगा तो फिर वहाँ पे रोजगार की संभावनाएं कम होगी और बेरोजगारी में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पे आवासीय सुविधाओं का जो अभाव है ये बेरोजगारी को बढ़ाने का कारण नहीं है, ये आपका गरीबी को जो है वो बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है, गरीबी को बढ़ाने का काम करता है। तो डायरेक्टली आपका जो है ये तीन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं बेरोजगारी की वृद्धि के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि बेरोजगारी मंदी के दौरान बढ़ती है और आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा वैसे जो है बेरोजगारी में जो है वो कमी आएगा, उसमें कमी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पहाड़ों के तहत आती है, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या बलित पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। देखो, आपको मालूम होगा कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो आपका तैथिस सागर से हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको ये भी मालूम होगा कि ऊपर से जो है आपका एक यूरेशियन प्लेट है और नीचे से जो है वो इंडियन प्लेट है, ठीक है। उन दोनों के बीच जो है जो आपका तैथिस सागर है उसमें जो आपका तलछट में निक्षेप हो रहा था उस पर दबाव डाला गया और उसी के परिणति स्वरूप जो है यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत श्रेणी का विकास होता है। तो ये जो आपका बलित पर्वत का उदाहरण देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि इसमें दो जो प्लेट है, एक आपका यूरेशियन प्लेट और एक आपका इंडियन प्लेट, ये दोनों जो है आपस में टकराते हैं और उसके बाद इसका निर्माण होता है। तो एक खिंचाव की शक्ति के कारण जो है ये ऊंचे पर्वत का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे नवीन बलित पर्वत के रूप में हम लोग जानते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरन, सॉरी आयरन नहीं, आपका एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। देखो ये जो आपका टेबल है यहाँ से
लगभग हर एक साल जो है बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी का एक टेबल है जिसमें बताया जा रहा है कि जो ऊपर का ये तत्व है पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन हो गया? आपका पोटेशियम हो गया। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। तो ऊपर से नीचे जब आप आ रहे तो जो क्रियाशीलता है उसमें जो है कमी आ रही है। तो बीपीएससी करता क्या है कि इसी में से आपको 2-3 को उठा के पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ऊपर वाला अगर छोड़ भी दो तो देखो आयरन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसी में से किसी एक को भी उठा के वो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर में। तो आप देख सकते हो एल्युमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन आता है और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। वहीं अगर बात करें सबसे कम अभिक्रियाशील की तो वो आपका गोल्ड जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है और इसी कारण जो है वो सोना में जंग नहीं लगता। ये आप ध्यान रखिएगा, सोने के जो आभूषण होते हैं उसमें जंग नहीं लगता। गंदगी के कारण वो धूमिल हो सकता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, सिल्वर जो है उसमें आप देखोगे कि काला रंग का एक परत चढ़ जाता है, तो वो इससे थोड़ा सा अधिक अभिक्रियाशील है। गोल्ड से अभी अधिक अभिक्रियाशील आपका सिल्वर देखने को मिलेगा। तो इस टेबल को आप जरूर एक बार देख लें और यहाँ से जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव के पीछे कौन सा बल होता है? ऑप्शन है संपीड़न बल, संसंजक बल, असंजक बल या फिर तनाव बल। देखो जो आपका सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही आप देखोगे कि जो बारिश की बूंदें हैं वो आपका गोल हो जाता है, मतलब वो अपना आकार ले लेता है। इसके अलावा जो टायर है, टायर भी जो है वो सरफेस टेंशन के कारण ही वो आपका उस रूप में देखने को मिलता है। तो उसके पीछे जो फोर्स काम करता है वो आपका काम करता है संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स के कारण ये देखने को मिलता है। और आपको मालूम होगा कि जो संसंजक बल है इसमें दो समान अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है और जो असंजक बल होता है उसमें क्या है कि दो अलग अलग यहाँ पे अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये आपका अंतर है। आप याद रखिएगा जो सरफेस टेंशन है वो किसके कारण होता है? संसंजक बल के कारण होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो याद रखिएगा जो आपका प्रथम एंटीबायोटिक था वो आपका पेनिसिलिन था और पेनिसिलिन की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। वहीं जो है आपका जो रॉबर्ट कोच है इनको बोला जाता है कि इन्होंने जो टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट कोच को। वहीं एडवर्ड जेनर ने किया है कि इन्होंने जो है चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक का टीका की खोज इन्होंने किया था। और लुई पास्चर ने क्या किया कि इन्होंने जो रेबीज टीके की खोज की है, रेबीज का जो टीका है उसकी खोज का श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। तो ये चारों नाम जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ जो है याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप इस चैनल पे जाइएगा स्टडी सेल्डर पे, उसमें आपको जो है 2 आपके साइंस की वीडियो मिलेंगे। हालांकि वो आपको जो है मैराथन वीडियो बिहार टीचर के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पूरा जो है आपका SCERT जो बिहार गवर्नमेंट की साइंस की बुक है उसके ऊपर बेस्ड है पूरा। तो वहाँ से भी जो है आप साइंस के क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लगभग 250 और 300 के आसपास जो है वहाँ पे MCQ को करवाया गया है। ठीक है, तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे उसका लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, कमेंट में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप साइंस की उस वीडियो को देखें, आपको जो है बीपीएससी में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करते हैं मैथ के प्रश्न की। मैथ का ये जो प्रश्न है आपको CISI से लिया गया है और ये प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाता है कि जो CISI का डिफरेंस है उसके ऊपर ही जो है आधारित प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। बोला जा रहा है कि 2 वर्षों में 1800 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 405 रुपया है। प्रति वर्ष ब्याज की दर की प्रतिशत क्या होगा? मतलब प्रति वर्ष आपको ब्याज का दर पूछा जा रहा है
ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या 25%। तो देखो इसका सबसे अच्छा है कि आप जो है इससे जो रिलेटेड फार्मूला है आप उसे ध्यान में रखें। 2 साल के लिए एक फार्मूला होता है CISI के डिफरेंस के लिए। डिफरेंस यहाँ पे आपका 2 साल का डिफरेंस हो जाएगा इज इक्वल टू P अर्थात आपका मूलधन, उसके बाद फिर R बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, PR इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर जो है ये आपका होता है। ठीक, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका जो है ये निकल के आ जाएगा 2 साल के डिफरेंसेस का। आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है P कितना है, तो P आपका जो है वो 1800 रुपये 18,000 रुपया है। ठीक है, P 18,000 है। और टाइम कितना है, तो टाइम आपका 2 ईयर है, अर्थात 2 साल के हमें डिफरेंस में निकालना है। और आपको डिफरेंस दे रखा है कि ये आपका कितना है 405 रुपया, डिफरेंस आपका 405 रुपया है। तो आप इस पर पुट कर दो तो 405 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P। तो P कितना है 18,000 इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। तो R यहाँ पे आपका R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। यहाँ से आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपको मतलब जो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो आपका 15% आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, आराम से ये आ जाएगा। आप इस तरीके से इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 405 इज इक्वल टू 18,000 आ गया था और ये आपका फॉर्मूला जो था P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर था, तो P का वैल्यू पुट कर दिया गया। उसके बाद R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा आपका 18 इंटू R स्क्वायर बाई 10। फिर जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 405 इंटू 10 बाई 18। फिर इसे सॉल्व करने के बाद आपका 225 आ जाएगा और R का जो वैल्यू है जब आप इसे निकालोगे तो √225 अर्थात 15% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फार्मूला को याद रखिए, ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। दोनों आप याद रखिएगा, और 2 साल का जो डिफरेंस है CISI का वो भी, और जो 3 ईयर का है वो भी। वो क्या होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर जो पहले से है आपका 2 साल का वो तो रहेगा ही। इसमें क्या है कि 300 प्लस R बाई 100 और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये इंटू में आ जाता है, तो आप ये भी याद रखिए 3 ईयर का। तो इस वीडियो में इतना ही है। जल्द ही आप लोगों को जो है वो आपका और जो इसका पार्ट 10 है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसमें आपको पहले कोई टॉपिक नहीं दिया जा रहा है, वो आपको मिसलेनियस टाइप का प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।